नमस्कार। पिछले वाले भाग के आधार पर प्रथम पीयूसी वालों के लिए पिछला वाला भाग यानी 4वां भाग में थोड़ा सा विवरण किया गया था, पर उसका विवरण नहीं होकर था, लेकिन सिर्फ पढ़ा गया था। उसका विवरण जिस तरह से लाल बिहारी पिता और भाई की बात सुनकर जैसे ही उसकी आंखें भर आती है, फिर वो अपनी भाभी आनंदी से क्षमा मांगने के लिए आकर कहता है कि उसका भाई अब उसकी शक्ल देखना नहीं चाहता, यानी सूरत देखना नहीं चाहता। मुझे से जो अपराध हुआ है मुझे क्षमा करें। तो उस समय लाल बिहारी जैसे बोलता है, उसी समय बाहर से श्रीकंठ आते हैं और लाल बिहारी की शक्ल देखते हुए घृणा कर कर वो अंदर निकल चले जाते हैं। पर आनंदी सोचने लगती है कि मुझसे ये क्या अपराध हो गया, जिस तरह से लाल बिहारी की बात को मैं श्रीकंठ तक नहीं बोलना था, अब वो मुझे अपने साथ बुला लेकर किसी और शहर में यानी चले जाएंगे और मैं ही अपने इस घर परिवार का सर्वनाश कर रही हूँ करके वो सोचकर श्रीकंठ को कहती है कि मनाने के लिए लाल बिहारी को कहती है, आनंदी भीतर बुला ले, मेरी जीभ में आग लगे, मैंने कहाँ से यह झगड़ा उठाया। श्रीकंठ, मैं ना बुलाऊंगा। आनंदी, पछताओगे, उन्हें बहुत गालीन हो गया है, ऐसा ना हो कहीं चल दे। श्रीकंठ ना उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर वह कहा, भाभी भैया से मेरा प्रणाम कह दो, वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसीलिए मैं भी अपना मुंह उन्हें ना दिखाऊंगा। लाल बिहारी इतना कहकर लौट पड़ा और शीघ्र ही से दरवाजे की ओर बढ़ा। अंत में आनंदी कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे फिर के देखा और आंखों में आंसू भर बोला, मुझे जाने दो। आनंदी, कहाँ जाते हो? लाल बिहारी, जहाँ कोई मेरा मुंह ना देखे। आनंदी, मैं ना जाने दूंगी। लाल बिहारी, मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूँ। आनंदी, तुम्हें मेरी यानी सौगंध, अब एक पग भी आगे ना बढ़ाना। लाल बिहारी, जब तक मुझे यहाँ ना मालूम हो जाए कि भैया का मन मेरे तरफ से साफ हो गया, तब तक मैं इस घर में कदापि ना रहूँगा। आनंदी, मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूँ कि तुम्हारी ओर से मेरे मन में तनिक भी मैल नहीं है। अब श्रीकंठ का हृदय भी पिघल गया। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले से लगा लिया। दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोए। लाल बिहारी ने सिसकाते हुए कहा, भैया अब कभी मत कहना कि तुम्हारा मुंह ना देखूंगा। इसके सिवा आप जो दंड देंगे मैं हर्ष स्वीकार करूंगा। श्रीकंठ ने कांपते हुए स्वर से कहा, लल्लू, इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ। ईश्वर चाहे तो फिर ऐसा अवसर न आवेगा। बेनी माधव सिन्हा बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर आनंदी से पुलकित हो गए। बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। यहाँ पर जिस तरह से श्रीकंठ बोलकर, जो पहले वाले भाग में, तीसरे वाले भाग में वो जिस तरह से अपने लड़के को समझाते हैं और वो बाहर चले जाते हैं। अब यहाँ पर आनंदी के कमरे के पास लाल बिहारी आकर रहता है, तो आनंदी को बहुत दुख होने लगता है। ये कैसा मुझसे अपराध हो गया कि मैं इस घर परिवार में अपने भाई
या जैसा देवर के साथ और अपने पति से बिछड़ा रही हूँ, तो वो अपने पति को समझाने लगती है। जब उनके पति उठ नहीं रहते तो उठ कर उसको बुलाने जाए, तब तक मनाती रहती है। उस समय लाल बिहारी बाहर जाने लगता है, तो आनंदी कमरे से बाहर आकर लाल बिहारी का हाथ पकड़ लेती है और वो ईश्वर की सौगंध खाकर कहती है कि अब मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई घृणा नहीं है, मेरा मन साफ हो गया। तो मुझे से कोई अपराध हुआ कर है तो मुझे क्षमा करें करके लाल बिहारी कहता है। तो समय वो कहती है, नहीं, मैं तुम दोनों भाइयों को बिछड़ाना यानी बुरा तो नहीं सोची, तो ये मेरा भगवान और मेरा मन साक्षी हैं। उतने में ही श्रीकंठ बाहर आते हैं और लाल बिहारी और श्रीकंठ गले लगकर बहुत फूट फूट कर रोने लगते हैं। तो समय लाल बिहारी कहता है, आप मुझे जो चाहे दंड दीजिए, मैं हंसते हुए उसे स्वीकार कर लूँगा, लेकिन कभी मेरा मुंह ना देखें, ऐसे मत कहना। तो समय श्रीकंठ की आवाज़ बदल जाती है, रोती हुई आवाज़ में, लल्लू, इन बातों को अब हम दोनों भूल जाएं। अगर ईश्वर चाहे तो ऐसा वाला बुरा अवसर कभी जीवन में ना आए। तो उसी समय बाहर से बेनी माधव घर के अंदर प्रवेश होते हैं। तो समय वो देखते हैं कि ये दोनों भाई आलिंगन यानी गले मिलकर रो रहे हैं। तो समय बेनी माधव के मन में अपनी बहू आनंदी के लिए प्रेम फिर से उत्पन्न होता है। जो उनके मन में इस बहू के लिए जो घृणा थी, वही घृणा प्रेम में परिवर्तन हो जाती है। तो उस समय वो कहने लगते हैं कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, जो बिगड़े हुए कामों को बना लेती हैं। ये पाठ आपके लिए बड़े घर की बेटी समाप्त हो गया। आपकी परीक्षा में आने वाला है और परीक्षा में 50 अंक के लिए आपको ये वाला पाठ भी जोड़ा गया है। दूसरा तुलसीदास के दोहे, पहला वाला पाठ बड़े घर की बेटी। आपको इसकी नोट्स भेज दी गई हैं। इसकी नोट्स आपको गुरुवार यानी बृहस्पतिवार को इसकी नोट्स दे दी गई और बाकी वाला पाठ आपको इसमें समाप्त किया गया है। अब आपके लिए पहला वाला पाठ बड़े घर की बेटी, दूसरा तुलसीदास के दोहे और तीसरा आपके लिए कविता है तोड़ती पत्थर। ये 3 के मिलाकर आपको बड़े घर की बेटी में जितना व्याकरण है, जैसे आपको आज की नोट्स भेजी गई हैं, उसी नोट्स के अनुसार व्याकरण भाग भी है। वो व्याकरण भाग के अनुसार सिर्फ आपका रिक्त स्थान एक जो मिस होकर था, वो इसी के साथ भेज रही हूँ। आप सभी इसको ध्यान देकर, एक पाठ 2 कविताएं, टोटली 3 हो गए हैं। एक मध्यमकालीन कविता, एक दूसरी आधुनिक कविता। ये 3 भी आप सभी छात्रों को 50 अंक के लिए आ रहा है। धन्यवाद।